हेलो, मैं हूं डॉक्टर राजन और स्वागत है आपका निमोनिक एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनारोबिकली एंड एरोबिकली, और वहां फॉर्मेशन होता है। कुछ तो डायरेक्ट एटीपी की फॉर्म में होता है और बाकी एनएडीएच और FADH2 की फॉर्म में होता है। उन NADH और FADH2 में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको बाहर निकालने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे स्लाइड पिछले लेक्चर के बारे में, जहां हमने देखा था कि ये जो हमारा TCA साइकिल है यानी कि क्रेब्स साइकिल चल रहा था, और इस क्रेब्स साइकिल में ये हो कहां रहा था, इट वाज वर्किंग इन मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा था। और यहां मैट्रिक्स में कहीं FADH2 और कहीं पर NADH का फॉर्मेशन हो रहा था। ये NADH का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? NAD से, मतलब NADA से NADH बन रहा है, और यहां FAD से FADH2 बन रहा है। दैट मींस इसके अंदर प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं, और ये जो प्रोटॉन है ये कहां से आ रहे हैं? जो मैट्रिक्स के अंदर थे। तो मैट्रिक्स के प्रोटॉन यहां यूज हो रहे हैं, और NAD से NADH और FAD से FADH2 बन रहा है। दैट मींस कि मैट्रिक्स में, इन मैट्रिक्स प्रोटॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटॉन कम हो रहे हैं, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्योंकि वो यूटिलाइज हो रही है NADH और FADH2 बनाने में। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में देखा था कि प्रोटॉन एक ग्रेडियंट बनता है, और जब उसके थ्रू प्रोटॉन पास करते हैं, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स था जिसका नाम था ATP सिंथेटिस, तब ATP का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से यहां देख रहे हैं कि यहां पर वो जो ग्रेडियंट है वो कैसे बनेगा। तो हमने जो पहले पढ़ा था उसके बेस पे हमें इतना समझ आ गया कि मैट्रिक्स में प्रोटॉन की कमी हो रही है। अब यहां से FADH2 और NADH जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज हम पढ़ेंगे, दैट वो मेम्ब्रेन का पार्ट है, जैसे हमने केमियोस्मोटिक में देखा था। केमियोस्मोटिक में हमने देखा था कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड पे रिएक्शन हो रही थी, यहां इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे रिएक्शन होगी। तो अब हम आगे का भी देखते हैं कि आज के बारे में, कि हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये बीच का इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, यानी कि ETS जो होना है वो होना है मेम्ब्रेन पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। और ये जो सारा साइकिल हो रहा था, ये जो हमारे यहां पे NADH बन रहा था NAD से, और साथ ही साथ FAD भी बन रहा था, ये हमारे मैट्रिक्स में हो रहे हैं। यहां से ये ट्रांसपोर्ट होके आएंगे अंदर, मतलब इस मैट्रिक्स के पास ये पहुंचेंगे मेम्ब्रेन के पास, और मेम्ब्रेन में 5 कॉम्प्लेक्स है जो हम अभी ETS में पढ़ेंगे, जस्ट उसको हम यहां पे देख रहे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 1, देन कॉम्प्लेक्स नंबर 3, then complex number 2, then complex number 4, and final जो complex number 5 होता है जिसका नाम है ATP सिंथेटिस, जिसके थ्रू ये ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं, 1, 3, 2, 4 एंड दिस इज 5। तो यहां से ये NADH एंटर करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से। यहां एक एंजाइम होता है डिहाइड्रोजनेज, इस मैट्रिक्स में है, और NADH यहां से एंटर करेगा। FADH2 तो जो बना था वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से एंटर करेगा, और यहां से एंटर कर रहा है NADH। फिर यहां से कॉमनली ये पहुंचेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में, और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से फिर ये पहुंचेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। 4 में पहुंचने के बाद ये यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाहर निकलेंगे, और ये एक्सेप्ट करेगा इन्हें कौन? ऑक्सीजन, और ये बना देंगे वाटर। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से बाहर निकल जाएगा और वो वाटर बना लेगा। लेकिन अगर हम यहां देखें तो जिस तरह से हमने केमियोस्मोटिक में देखा था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के साथ प्रोटॉन भी रिलीज होते जाते हैं, सेम इज हियर।
यहां जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में आएंगे डिहाइड्रोजनेज से, तो यहां से 4 प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, 4 प्रोटॉन बाहर निकलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से कुछ नहीं निकलता, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से फिर 4 प्रोटॉन बाहर निकलेंगे। कहां आ रहे हैं? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 2 प्रोटॉन बाहर निकलेंगे और ये कहां? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। दैट मीन कि माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, मेम्ब्रेनस पार्ट के बीच है, उसमें तो प्रोटॉन का नंबर देखिए बढ़ता चला जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और मैट्रिक्स में देखा था हमने कंसंट्रेशन कम हो रही है। इसकी वजह से ग्रेडियंट बन जाएगा फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू मैट्रिक्स। और वो जो प्रोटॉन है, ये सारे प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से मूव करेंगे बाहर की तरफ। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेटेज, इसके 2 पार्ट होते हैं, F0 पार्ट एंड F1 पार्ट। तो जब ये प्रोटॉन इसके थ्रू मूव करेंगे और बाहर निकलेंगे तो एटीपी की सिंथेसिस होगी। और एक एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए 4 प्रोटॉन यहां से मूव करेंगे, 4 प्रोटॉन यहां मूव करेंगे तो एक एटीपी का सिंथेसिस होगा। तो ये हमने नटशेल में पढ़ा। अब इसको डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं, वापस आते हैं। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसकी जो हमारी निमोनिक है, NADH डाई अंडर फाउंटेन ऑफ सक्सेस बिकॉज इट कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड। दैट इज सिंपल लाइन। NADH मतलब ये मैट्रिक्स से एंटर हो रहा था। मैट्रिक्स में एक एंजाइम था डिहाइड्रोजनेज जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हो गया। यहां से ये गया अंदर U फॉर यूबिक्विनॉन, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए यूबिक्विनॉन को, जो कि कहां पर होगा? क्योंकि ये प्रोसेस कहां हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है, तो यूबिक्विनॉन इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। इसी तरह से अब बात है फाउंटेन यानी FADH2। यूबिक्विनॉन को ही 2 चीजें बन रही थी, एक NADH एक FADH2। FADH2 ने भी अपने प्रोटॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? यूबिक्विनॉन को। तो ये यहां से मूव कर गए। और FADH2 कैसे बना था? TCA साइकिल में हमने पढ़ा था, जब सक्सिनिक एसिड से FADH2 बन रहा था तो वो हमारा सक्सिनेट हो गया, वो भी यहीं आ गया। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन आ गए यूबिक्विनॉन के पास, यूबिक्विनॉन ने इसको पास कर दिया और FADH2 को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये यहां पे हो गया। यूबिक्विनॉन ने इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया BC यानी कि साइटोक्रोम BC1 को, एंड दिस साइटोक्रोम BC1 इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर 3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में आ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से ये आगे चले, दैट कंटेन का मतलब साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C एक मोबाइल कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में ले जा रहा है, और ये आउटर मेम्ब्रेन पे है, आउटर सरफेस पे है। तो साइटोक्रोम C इज अ मोबाइल कैरियर। ये प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को ले गया कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से कार्बन मोनोऑक्साइड के CO का मतलब है C ऑक्सीडेज, और ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो ये मोबाइल कैरियर जो है साइटोक्रोम C, ये 3rd से 4th पे ले गया। 4th पे पहुंच के ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, बाहर निकल के इनको कैच किया ऑक्सीजन ने और बन गया वाटर। तो इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर हुआ ऑक्सीजन, जिसने वाटर बना लिया। और इसी तरह से हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स 2 से नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि FADH2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली 2 ही FADH2 बन रहे हैं, बट मेन NADH बन रहे हैं। कितने NADH बन रहे थे? 8 NADH बन रहे थे, और ग्लाइकोलिसिस में भी 2 NADH बन रहे थे। तो NADH वाले पार्ट से तो निकल जाएंगे, बट इस FADH2 से नहीं निकलते। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से भी 4 प्रोटॉन निकलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 2 प्रोटॉन निकलते हैं। ये प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में जाएंगे, जैसे कि हमने देखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 मतलब कि एटीपी सिंथेटेज, जिसके 2 पार्ट हैं, F0 और F1। एक मेम्ब्रेन में पार्ट है, एक टनल जैसा पार्ट है, और एक प्रोट्रूडेड पार्ट है जो कहां की तरफ जा रहा था, जो हमने अभी देखा था, ये मेम्ब्रेन की तरफ, ये मैट्रिक्स की तरफ, ये पूरा मैट्रिक्स वाला पार्ट है, मैट्रिक्स की तरफ प्रोट्रूड हो रहा था। और इसमें से जब ये प्रोटॉन पास हो रहे हैं तो एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीज के बने हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, तो C से तो हमें याद रखना है कि ये कॉपर का बना हुआ है, और साथ ही साथ A1 एंड A3 साइटोक्रोम का बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 किसका बना है? क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया है कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4
की यूनिट क्या क्या है। इसी तरह से आगे भी पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की याद करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है एफ से, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से पहले क्या आ रहा है, सक्सीनेट का एस। तो दैट मीन हमें याद करने का तरीका हो गया कि कॉम्प्लेक्स 3 इज मेड अप ऑफ एफ से हो गया हमारा आयरन, और सक्सीनेट के एस से हो गया एस, यानी कि आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स का बना है। तो इस टॉपिक को हमने पूरा अच्छी तरह से एक बार याद कर लिया, हर चीज को, कैसे हमने प्रोटॉन निकल रहे हैं, कहां कितने प्रोटॉन निकल रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और किन किन कॉम्प्लेक्स, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, और उन कॉम्प्लेक्स किस किस चीज के बने हुए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब क्या है, एम्फी मतलब बोथ, बोलिक मतलब बॉलिज्म, यानी कि कैटाबॉलिज्म भी हो और एनाबॉलिज्म भी अगर हो रहा है एक साथ, दैट इज नोन एज एम्फीबॉलिक। तो यूजुअली क्या होता है कि जो हम लोग का ग्लूकोज है दैट इज द प्रेफर्ड सबस्ट्रेट, और ग्लूकोज से ही बेसिकली हम ये क्रैब साइकिल स्टार्ट होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर बॉडी को ऐसा लगता है कि ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज के अलावा फैट और प्रोटीन से भी एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ये किस पॉइंट पर उस टीसीए साइकिल में एंटर करेंगे ये हम यहां से देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं एम्फीबॉलिक के ए से, ए का मतलब हो गया यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम है, और पी से, पी का मतलब हो गया पीजीएल पाइरूवेट। तो एक पहली सिंपल सी चीज याद आ गई, हमें समझ में आ गई कि या तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू एंटर करेंगे, या पीजीएल के थ्रू एंटर करेंगे, या पाइरूवेट के थ्रू एंटर करेंगे। तो फैट पे अगर हम आते हैं, फैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंटर करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू और ये चला जाएगा टीसीए साइकिल में। इसी तरह से ग्लिसरॉल एंटर करेगा पीजीएल की साइड से, एल में कन्वर्ट होगा, और पीजीएल एंटर कर जाएगा क्रैब साइकिल में। प्रोटीन्स अगर हैं तो पहले ये इंडिविजुअल अमीनो एसिड में एंटर करेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, और अमीनो एसिड फिर पाइरुविक एसिड के थ्रू, या पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड अगर हम इसको कह सकते हैं, पाइरुविक एसिड के थ्रू टीसीए साइकिल में एंटर करेंगे, और इसी वजह से, इसी तरह से यहां पे एनर्जी रिलीज होगी ना। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिस तरह से बॉडी को रिक्वायरमेंट हो रही है एनर्जी की, और ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ फैट और प्रोटीन्स का, इसी तरह से अगर बॉडी को फैट और प्रोटीन की सिंथेसिस की जरूरत है, तब क्या होगा, तब टीसीए साइकिल से, जो टीसीए साइकिल है उसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये रिवर्ट होकर फैट बनाएगा। मतलब अब ये टीसीए जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एनर्जी निकालने के लिए वैसे तो नॉर्मली क्रैब साइकिल में जा रहा था, बट चूंकि बॉडी को फैट या प्रोटीन्स की आवश्यकता है, तो अब ये टीसीए साइकिल को एग्जिट करके फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है तो पाइरुवेट जो टीसीए साइकिल में जा रहा था वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा और फिर प्रोटीन्स बन जाएंगे। दैट मींस कि ये एनाबॉलिज्म में भी काम आ रहे हैं और इनका ब्रेकडाउन भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म में भी काम आ रहे हैं, इसीलिए इसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहा जाता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं बैलेंस शीट। अब हम ये देखते हैं कि जितना जो प्रोसेस हुआ एरोबिक और एनारोबिक, यानी कि ग्लाइकोलिसिस और साथ ही साथ क्रैब साइकिल या टीसीए साइकिल, इसमें ओवरऑल बॉडी को ये एक ग्लूकोज के बर्न होने से कितनी एनर्जी मिल रही है। तो हमने देखा था कि एनारोबिक पाथवे यानी कि ग्लाइकोलिसिस में 2 एनएडीएच बन रहे थे। कहां बन रहे थे, जब पागल बड़ा पागल में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहां पर 2 एनएडीएच बन रहे थे और 2 एटीपी का नेट गेन हो रहा था। मतलब बन तो 4 रहे थे लेकिन 2 इस्तेमाल हो जाते थे, तो नेट गेन आपका 2 एटीपी का हो रहा था। इसी तरह से क्रैब साइकिल में यानी कि एरोबिक वाले पार्ट में 8 NADH2 बन रहे थे, 1 NADH, 2 FADH2 और 2 डायरेक्ट एटीपी बन रहे थे। तो टोटल देखा जाए तो 10 NADH, 2 FADH2 और 4 ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। एक NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करता है तो उससे 3 ATP बनते हैं, और एक FADH2 अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करता है तो उससे 2 ATP बनते हैं। तो यहां हमने देखा 10 × 3 = 30 ATP यहां बन गए, 2 × 2 4 ATP यहां बन गए और 4 ATP डायरेक्ट बन रहे थे। दैट मींस द टोटल गेन ऑफ 38 ATP, टोटल 38 ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बर्न होने से मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं RQ, यानी कि RQ का मतलब है कि किसी चीज को, जो हमारा मटेरियल है, जो भी हमारा फूड है, जो हम जिससे हमें एनर्जी लेनी है, उसके बर्न होने में उसमें से जो एनर्जी स्टोर्ड है बॉन्ड की फॉर्म में, कार्बन के फॉर्म में, उस कार्बन के सारे बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो एनर्जी मिल रही है वो कितनी मिल रही है। तो उसके लिए
हम उसको कितना ऑक्सीजन देके, यानी कि उसको हम कितना बर्न करें कि उसमें कंप्लीट उसका ब्रेक डाउन हो जाए। दैट मीन्स उसके अंदर जो स्टोर जिसका बना हुआ है वो कार्बन का, वो एज ए CO2 बाहर निकल जाए, और उसको बर्न करने के लिए हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, उस कितना ऑक्सीजन उसको देना पड़े। तो ऑक्सीजन CO2 इवोल्व डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम। तो अगर हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, जो कि हमारा मेन सोर्स है, अभी हमने देखा था कि मेन हमारा जो फ्यूल है यूज हो रहा है एनर्जी के लिए, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यानी इसके अंदर 6 कार्बन है, और इसको बंद करने के लिए देखिए जो रिएक्शन है उसमें हम देख रहे हैं कि 6 ऑक्सीजन देने पड़ रहे हैं, और ये जो 6 कार्बन थे ये पूरे के पूरे अलग हो गए और उन्होंने 6 CO2 बना लिया। दैट मीन्स CO2 रिलीज्ड 6, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड 6, RQ इज इक्वल टू 1। प्रोटीन्स में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको बर्न करना, इसकी बॉडी इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती है, क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको बर्न करने के लिए, प्रोटीन को बर्न करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कंप्लीट बर्निंग के लिए। दैट मींस वहां ऑक्सीजन का नंबर थोड़ा ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू इवोल्व CO2, और जो RQ है वो लेस देन 1 यानी कि 0.9 हो जाता है। फैट में ये चीज थोड़ी और बढ़ जाती है, फैट को बर्न करने के लिए और ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस तरह से फैट का जो RQ है, जो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, दैट इज ट्राइपामेटिन। ट्राइपामेटिन पे कई बार क्वेश्चन पूछा है। पहला तो पूछा है कि पामेटिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या, कितने कार्बन होते हैं। तो पामेटिक एसिड को आप याद करेंगे किस तरह से, पाम की तरह से। पाम में हमारी हर फिंगर की अगर डिजिट्स देखें तो 16 डिजिट्स हैं, फैलेंजेस हैं, और एक पाम यानी कि 16, तो 16 कार्बन का होता है। और ट्राइपामेटिन है, चूंकि ये ट्राइपामेटिन है तो इसमें इसका फॉर्मूला है दिस वन, और इसके 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि 51 2 102, 102 कार्बन इसमें से निकलने हैं। लेकिन 102 कार्बन निकालने के लिए 145 ऑक्सीजन लग रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा देनी पड़ रही है, ज्यादा बर्न करना पड़ रहा है, तब 102 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। इसका मतलब है इसका RQ जो है और कम हो जाता है, 102 डिवाइडेड बाय 145, दैट इज इक्वल टू 0.7। नेक्स्ट हम आते हैं फर्मेंटेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जिस तरह से हम बैलेंस शीट देख रहे थे कि फर्मेंटेशन में कितना निकलता है, तो फर्मेंटेशन बेसिकली वेस्टेज प्रोसेस है। उसके अंदर ओनली 7% ऑफ एनर्जी जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में है वो रिलीज होती है, ओनली 7%। दैट मींस देयर इज ओनली नेट गेन ऑफ 2 ATP, 2 ही ATP का नेट गेन हो रहा है। तो यहां पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, पार्शियल ब्रेकडाउन ग्लूकोज का हो रहा है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 ATP यानी कि लेस देन 7% एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज इज रिलीज। और आज का हमारा टॉपिक यहां खत्म होता है। किताब पढ़ते रहिए, NCERT की रीडिंग लगाते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए, इसको कंपेयर कीजिए, फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी बुक आपके टिप्स पे आ जाएगी। और यही हमारा एम है कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए और निमोटिक की फॉर्म में पूरी बुक आपकी तैयार हो जाए। एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें, सो दैट हम अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएं और बेटर आपको दे पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।